टॉपिक है कॉमन एसिड्स, जिसमें हम लोग जानेंगे HCl के बारे में, H2SO4 के बारे में एंड HNO3, और साथ में हम लोग वाटर की भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे। तो चलो हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं, इसको स्लाइड शो करके। यस, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 कॉमन एसिड। सबसे पहला HCl, दूसरा H2SO4 और तीसरा है HNO3। तीनों का नाम हम लोग जान लेते हैं। तो HCl का होता है हाइड्रो क्लोरिक एसिड। ओके। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। और HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक। तो आज इन तीनों के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, जैसा सीखेंगे इन सब का अलग अलग नाम क्या है, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरा, जानेंगे इन सब को बनाने की पद्धति क्या क्या है, मैन्युफैक्चरर के द्वारा एज वेल एज लेबोरेटरीज में, ठीक। अगर बनाने की पद्धति का भी कुछ अलग अलग नाम है और केमिकल रिएक्शन उससे जुड़ा हुआ है, तो वो सभी हम लोग जानेंगे, जो भी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो, अब यहाँ पे सबसे पहला एसिड हमारा आ रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, जिसको हम लोग HCl शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग AQ के फॉर्म में लिखते हैं, कोई भी रिएजेंट के या प्रोडक्ट के बगल में, कि उसका फॉर्म क्या है। तो फॉर्म के हिसाब से हम लोग सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड के जगह पे हम लोग एक्चुअली लिक्विड भी लिखते कहीं कहीं पे, और जहां पे जिस चीज को हम लोग पानी से मिला के उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, वहां पे हम लोग एक्वस। अब ये एक्वस आया बेसिकली है एक्वा से, और एक्वा मतलब होता है वाटर, ठीक। तो वाटर जोड़ दो अगर किस में, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में, तो हम लोग उसको कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। दूसरा, प्रेसली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन क्लोराइड फ्रॉम sea salt, that is NaCl, and named its solution marine acid। बेसिकली देखो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला क्या है? HCl, ठीक। बन कहां रहा है? NaCl से, ठीक है। तो देखो, इसमें भी क्लोरीन है और इसमें भी क्लोरीन है, तो कुछ ऐसा रिएक्शन होगा जिसके वजह से हम लोग सॉल्ट वाटर से इसको ले पाते, निकाल पाते। इसीलिए सॉल्ट वाटर को हम लोग मैराइन वाटर भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम मराइन एसिड भी है। लेवोइजर नेम्ड दिस एसिड एज म्यूरियाटिक एसिड, ठीक। तो लेवोइजर के द्वारा HCl को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो उसका नाम उनके द्वारा क्या दिया गया था? तो म्यूरियाटिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड बेसिकली हम लोग को जानना पड़ेगा, एक होता है कोवैलेंट और एक होता है आयोनिक, ठीक। तो आयनिक में बेसिकली प्लस माइनस के हिसाब से जो भी रिएक्शन होगा, जहां पे प्लस नेगेटिव एंड पॉजिटिव के हिसाब से चलेगा, और जहां पे बॉन्ड शेयरिंग होगा ना, वहां पे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड देखते हैं, ठीक। तो ये बेसिक बातें हम लोग को ध्यान में रखना है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है HCl, तो देखोगे HCl जो है मतलब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भी एक हाथ देखो, क्लोरीन का जो है इसमें साइन रहता है, क्लोरीन के ऊपर होता है माइनस साइन, हाइड्रोजन के होता है प्लस साइन, ठीक। तो ये दोनों आपस में जुड़ जा रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड दिखा रहे हैं अपना, ठीक। नेक्स्ट, दिस गैस इज ड्राइड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे हम लोग से ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जामिनेशन में कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग ड्राई किस दूसरे एसिड के द्वारा करते हैं और उसका फॉर्म क्या होता है। तो जब हम लोग से किस दूसरे एसिड के बारे में पूछेगा, तो हम लोग को H2SO4 और जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, ये याद रखना है,
ठीक, और इसका कंसंट्रेटेड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ड्राई करने में, सुखाने में। नेक्स्ट, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये भी पूछा जाता है कि क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर सॉल्युबल है या नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यस, इट इज वाटर सॉल्युबल। तो इसीलिए हम लोग इसमें, मतलब HCl है पूरा एकदम कंसंट्रेटेड फॉर्म, उसमें पानी अगर हम लोग मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ HCl हो जाएगा। और उससे अगर पानी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ HCl हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अब HCl मिलता कहाँ है, मतलब हम लोग देखेंगे अकरेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। तो बेसिकली जो वॉल्केनिक इरप्शंस होता है ना, यहाँ पे देख पा रहे हो वॉल्केनोज ये इरप्ट हो रहा है। ठीक, इसमें देखो उस गैस में ही HCl तुम्हें देखने को मिलेगा। तो हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड अकर्स इन द फ्री स्टेट इन वॉल्केनिक गैसेस। तो हम लोग से डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉल्केनिक गैसेस में हम लोग कौन सा गैस का उपस्थिति देखते हैं। बेसिकली तो हम लोग HCl देखते हैं। ठीक, ये हो गया एसिड। अब बोलेंगे और कौन कौन सा गैस मिलता है इसमें, तो बेसिकली हम लोग को और मिलता है इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक, ये तीनों चीज भी हम लोगों को वॉल्केनिक गैसेस में देखने को मिलते हैं। साथ में हम लोग को एसिड के रूप में क्या मिलता है, तो हम लोग को मिलता है HCl। ओके, नेक्स्ट, 22% by weight HCl forms a constant boiling mixture with water boiling point 109.8 degree Celsius. Hence, dilute HCl cannot be concentrated beyond a certain concentration. तो यहाँ पे हम लोगों को सिंपली इस चीज को इतना डीप में नहीं जानते, हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि पूछा क्या जाता है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग से ये क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि वो कौन सा एसिड है जो एक लिमिट तक ही डाइल्यूट फॉर्म में जा सकता है। ठीक, तो हम लोग को याद रखना है उस एसिड का नाम है HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 22% बाई वेट HCl फॉर्म ए कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर विथ वाटर। मतलब 22% ऑफ वेट जब होगा HCl का उस मिक्सचर में, तब मिलजुल के ये एक क्या बनाएगा, एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 109.8। ये भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जब हम लोग 22.2% ऑफ वेट का HCl हम लोग मिला देते हैं किसी वाटर सॉल्यूशन में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बदल के कितना हो जाता है, तो 109.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी हम लोगों का बेसिकली नॉर्मल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी। क्या सर, क्वेश्चन फिर से बोलिए। सॉरी सुनाई नहीं दिया, जल्दी बोलो। सर क्वेश्चन फिर से बोलिए। हाँ, नॉर्मल वाटर का, यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं HCl मिला हुआ है। नॉर्मल वाटर अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट कितना देखने को मिलता है, वो डिग्री कितनी होती है। सर 100 डिग्री वन। सेल्सियस। गुड, तो यहाँ पे देखो ये जो डिग्री है वो बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ HCl गैस इन वाटर इज एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। ठीक, बट HCl गैस इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, डज नॉट कंटेन फ्री आयंस। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग वाटर में HCl डाल दिए, ठीक, तो यहां पे हम लोगों को डिसोसिएशन देखना मिलेगा H प्लस आयन का। ठीक, तो H प्लस आयन जो है ये हमेशा किसको समझाता है, ये एसिडिक प्रॉपर्टी को समझाता है। ठीक, और एक होता है OH माइनस, ये आयन अगर मिला तो ये बेसिक प्रॉपर्टी को समझाता है। ठीक, तो ये बातें हम लोग को याद रखना है।
कि HCl जैसे ही वाटर में हम लोग मिलाते हैं तो H प्लस आयन ये छोड़ता है, जो एसिडिक प्रॉपर्टी उसका हम लोगों को समझाता है। ठीक, नेक्स्ट, अब यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है भाई? फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ, मतलब हम लोग कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? डाइज, ड्रग्स, पेंट्स। डाइज मतलब मान लो किसी का बाल को कलर करना है तो उसमें जो ब्लीच वगैरह किया जाता है उसको डाइज कहते हैं। उसका इस्तेमाल मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करके हम लोग डाइज बना सकते हैं, मतलब कलर। दूसरा क्या होता है? ड्रग्स, मतलब दवाइयां में यूज होता है। और तीसरा क्या होता है? जो पेंट होता है, जो हमारे दीवार पे हम लोग कलर करते हैं, उसे भी मतलब उस चीज को बनाने के लिए भी हम लोग को HCl का मदद लेना पड़ता है। ठीक, दूसरा, सिल्वर क्लोराइड के तौर पे हम लोग फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस, जो जिसको हम लोग स्पेक्टेकल्स कहते हैं, जो चश्मा होता है ना हम लोग फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस, जो धूप चश्मा, उसको कहते हैं। तो उसको बनाने के लिए भी हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, मतलब स्टार्च से ग्लूकोज निकालने के लिए भी हम लोग HCl, हम लोग नहीं, ये प्लांट लोग इस्तेमाल करते हैं HCl एसिड। इन पिकलिंग ऑफ मेटल्स, मतलब जो मेटल्स होता है उसका सफाई करने के लिए भी हम लोग HCl का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड dissolves rust and metallic oxide coating on the surface of the metal and clean the metallic surface। तो बेसिकली क्या करता है, जैसे कि आयरन Fe, इसको अगर हम लोग मॉइस्चर से अगर ये करवा देते हैं तो क्या होगा? Fe2O3। अब ये Fe2O3 जो है वो पोरस होता है और इसे ही हम लोग रस्ट कहते हैं। तो बेसिकली HCl में अगर हम लोग ये रस्टेड पार्टिकल को डुबाएंगे ना, मान लो ऐसा कंटेनर लिए, उसमें HCl ले लिया और इसमें अगर हम लोग रस्टेड वो लोहा डुबाएंगे ना, तो इस पोर्शन में देखोगे निकालने के बाद ये पूरा शाइन करेगा। ठीक है, शाइनिंग हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसी को कहते हैं हम लोग पिकलिंग ऑफ मेटल्स, सफाई कर रहा है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग H2SO4 के बारे में जानते हैं। इसका कॉमन नेम यहां देख पा रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, इसे क्या कहा जाता है ये पूछा जाता है, तो इसे कहा जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल एज वेल एज किंग ऑफ केमिकल। ठीक, तो ये सभी किसके नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2SO4। प्रिपेयर्ड इन लार्ज स्केल बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या है ये प्रोसेस, अब हम लोग समझ लेते हैं। तो बेसिकली कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होगा? इन दिस प्रोसेस सल्फर डाइऑक्साइड बाय ऑक्सीजन टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है शायद, तो यहाँ पे होगा सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फर इसको ऑक्सीडाइज किए, सल्फर डाइऑक्साइड बना। लेटर ऑन सल्फर डाइऑक्साइड को और ऑक्सीडाइज किए तो बन गया SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। हम लोग उसके लिए इस्तेमाल क्या किए हैं? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज यूज्ड एट एज कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे V2O5 जो देख पा रहे हो है, इसको कहते हैं हम लोग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो यहाँ पे जनरली हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछेगा? तो पूछेगा कि हम लोग जो लेबोरेटरी में कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, उसको बनाते हैं, तो उसमें बेसिकली हम लोग कैटलिस्ट के हिसाब से किसे इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग कैटलिस्ट के हिसाब से वनेडियम पेंटॉक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसका साइंटिफिक फॉर्मूला है V2O5। ओके, अब मिला क्या हम लोग को प्रोडक्ट के रूप में? SO3। अब फर्दर SO3 में H2SO4 डाले तो हम लोगों को मिल जाता है H2S2O7, जिसका नाम है ओलियम। ओके, अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तो बेसिकली हम लोगों को जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है, सॉरी,
इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग ओलियम कहते हैं। तो ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मतलब बीच वाला, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। उसके बाद फिर ओलियम को देखो वाटर के साथ रिएक्ट किए तो बन जाता है 2 अमाउंट ऑफ H2SO4, ठीक। तो ये जो पूरा हम लोग देख पा रहे हैं, सल्फर से उसको ऑक्सीडाइज करके सल्फर डाइऑक्साइड, फिर उसको ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, द फॉर्मूला इज V2O5। उसके बाद यहाँ पे फर्दर हम लोगों को जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लोग ओलियम कहते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2SO7। फिर फर्दर H2O7 को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिल जाता है H2SO4, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से जानते हैं एंड किंग ऑफ केमिकल के नाम से जानते हैं, एंड जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2SO4, ठीक। तो आई गेस यहाँ पे ये बातें तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या है। यूजेस में सबसे पहला यूज देख पा रहे हो, ये इट इज यूज्ड इन लीड स्टोरेज बैटरी, ठीक। तो हम लोग बेसिकली जो लीड स्टोरेज बैटरी होता है उसमें हम लोग H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे ये इजी क्वेश्चन हो गया, अगर लीड स्टोरेज बैटरी में किस टाइप का एसिड इस्तेमाल होता है, आंसर हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। लेकिन थोड़ा हार्ड बनाने के लिए बोल देंगे कितना परसेंट रहता है, तो 38% ऑफ H2SO4, ठीक। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट ड्यू टू हाई एफिनिटी विथ H2O। अब ये बात को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे एक कहावत है, डोंट मिक्स वाटर इनटू एसिड। क्या है, डोंट मिक्स वाटर इनटू एसिड, मिक्स एसिड इनटू वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है सर, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, इट इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। याद करो जब हम लोग HCl के बारे में पढ़ रहे थे तो इसे ड्राई करने के लिए हम लोग कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ H2SO4 इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक। तो ड्राई करने के लिए मतलब जो पानी है उसको एब्सॉर्ब कर लेना, ठीक है, ड्राई कर दो फिर। तो डिहाइड्रेटिंग भी, डिहाइड्रेट हो जाना, पानी की कमी हो जाना, वही हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब इसका क्या है, एफिनिटी है, मतलब खिंचाव है H2O के प्रति, पानी के प्रति, मतलब इसको जैसे ही पानी मिलता है ना ये फटाफट फटाफट उसको लेने लगता है। अब देखो यहाँ पे पहला वाला सेंटेंस क्या है, डोंट मिक्स वाटर इनटू एसिड। मान लो तुम्हारे पास एक बीकर में एसिड है, ठीक, यहाँ पे H2SO4। अब इसमें तुम जैसे ही वाटर डालोगे ना तो वाटर का तो एक एक मॉलिक्यूल करके आएगा, तो एक एक मॉलिक्यूल ये एकदम विगरसली उस पर अटैक करेगा, ठीक। और अटैक करने की वजह से ना क्या हो सकता है कि एक्सप्लोजन हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग वाटर ले लें और इसमें हम लोग एसिड डालें, कौन सा, H2SO4 जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब ये जैसे डाले हम लोग तो ये क्या करता है, एफिनिटी टुवर्ड्स H2O, तो ये फटाफट फटाफट वाटर लेने लगे। लेकिन यहाँ पे देखो पानी जो है वो बहुत है, तो ये कितना भी हड़बड़ी कर ले, ये लोग बड़ा शांति से बैठा रहेगा, लेना बेटा तेरे को जितना लेना ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से हम लोगों को ये दोनों सेंटेंस का मतलब समझ के रखना पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट, इट इज यूज टू प्रिपेयर ड्रग्स, डाइज, फिर यहाँ पे एक्सप्लोजिव, टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्रीज। तो इसका और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे हम लोग HCl का देखे थे तो ड्रग्स में भी इस्तेमाल हुआ था, पेंट्स में भी इस्तेमाल हुआ था और डाइज में भी इस्तेमाल हुआ था। ये कहाँ कहाँ हो रहा है, ये भी ड्रग एंड डाइज में हो रहा है, प्लस एक्सप्लोसिव्स में हो रहा है, प्लस टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्रीज में भी हो रहा है,
ठीक, तो ये सब बातें हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई भी पॉइंट पूछ सकता है ये कहाँ यूज होता है, तो हम लोग को याद करके वहां पे ध्यान से वो टिक करके आना पड़ेगा, तो ही हम लोग सही रहेंगे, नहीं तो हम लोग निगेटिव का क्या आएंगे। ठीक, तो निगेटिव से बचना है ताकि हम लोग को अच्छे स्कोर करना है और अच्छी जगह पे पहुंचना है। ठीक, नेक्स्ट चौथा पॉइंट क्या है, इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो बेसिकली पेट्रोल रिफाइनिंग में भी हम लोग कौन सा एसिड का इस्तेमाल करते हैं, H2SO4। ठीक, इन द लेदर इंडस्ट्री फॉर टैनिंग, मतलब लेदर इंडस्ट्री में जो लेदर को टैन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी H2SO4। इट इज ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग ऑफ मेटल्स, जिसको पिकलिंग बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजिंग। ठीक है, तो किसी भी मेटल को पिकल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, H2SO4 भी और HCl भी। और बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो H2SO4 जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग या गैल्वेनाइजेशन के पहले हम लोग पिकल करेंगे H2SO4 में, उसके बाद उसको भेज देंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए या गैल्वेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब बेसिक बेसिक जो छोटी मोटी डिफरेंसेस है HCl एंड H2SO4 के बीच में, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। नेक्स्ट, अब हम लोग आ जाते हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में। नाइट्रिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला है HNO3, जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं एक्वा फोर्टिस। ठीक, क्यों, तो अभी हम लोग समझे कि मेटल पिकलिंग में हम लोग HCl H2SO4 का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, अब सर तब तो हम लोग गोल्ड को, सिल्वर को या प्लेटिनम को भी इसी से साफ करेंगे, HCl H2SO4 से। तो क्या ये पॉसिबल है, मुझे जल्दी बताओ, तुम लोग के हिसाब से क्या लग रहा है, जल्दी कुछ तो आंसर दो। पता नहीं सर। एक सेकेंड, क्या क्या लिखा था मैं यहां, तो हम लोग लिखे थे मेटल पिकलिंग में हम लोग इस्तेमाल किए थे HCl एंड H2SO4। क्या गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर में भी यही होगा, तो मेरा क्वेश्चन ये था। तो चलो इसके बारे में मैं ही बताता हूं। बेसिकली जब हम लोग इन सब मेटल की बात करते हैं ना, तो ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये सबसे रिएक्ट भी नहीं करते हैं, तो ये HCl और H2SO4 से भी रिएक्ट नहीं करेगा और उतना अच्छे से साफ नहीं होंगे। तो इन सब को साफ करने के लिए हम लोगों को एक स्पेशल तरह का, क्या कहते हैं उसको, एक सॉल्यूशन चाहिए होता है, उसको कहते हैं हम लोग एक्वा रेजिया। ठीक, तो ये एक्वा रेजिया जो है ये एक्वा फोर्टिस से बनता है। ठीक, तो एक्वा रेजिया बनता कैसा, मतलब किसके किसके हिसाब से है, ये 3:1 रेशियो में बनेगा। ठीक, किसका किसका, HCl एंड HNO3। ठीक, तो यहाँ पे दो एसिड मिला के एक्वा रेजिया बनाया जाता है और फिर उससे इन सब की सफाई की जाती है। ठीक, तो अब हम लोग देख लेंगे कि हमारा नाइट्रिक एसिड बनता कैसे लेबोरेटरी में, इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक, तो ये हम लोग अगर नाइट्रिक एसिड को इंडस्ट्रियली बनाते हैं तो कौन सा तरीका या प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा नाम हो जाएगा ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। बाय ऑक्सीडाइजिंग एमोनिया विथ एयर, मतलब हम लोग क्या करेंगे, एमोनिया को ऑक्सीडाइज करेंगे एयर से और साथ में प्लेटिनम वायर रखेंगे, सर्व एज अ कैटलिस्ट। तो हम लोग को यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में हम लोग जो एमोनिया को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं एयर के साथ, तो वहां पे कैटलिस्ट क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग प्लेटिनम वायर।
ठीक। उसके बाद एंड टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बिटवीन 750 डिग्री सेंटीग्रेड टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। अब लेबोरेटरी में कैसे करते हैं हम लोग, देखते हैं इसको। तो पहले हम लोग ले लेंगे KNO3, उसको H2SO4 डाल के उसको तोड़ लेंगे हम लोग। देखो बेसिकली यहां से KHSO4 प्लस HNO3। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लेबोरेटरी में ये चीज करके हम लोग HNO3 तक पहुंच जाते हैं। बट इंडस्ट्रियल प्रोसेस में देख रहे हो, यहाँ पे हमारा अमोनिया, इसको ऑक्सीडाइज किए इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एंड हम लोग टेम्परेचर मेंटेन रखे। हम लोग को क्या मिला, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस H2O। फिर उस नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज किए, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग एयर से मिक्स किए एंड वाटर से रिएक्ट किए। उसके बाद हम लोग को HNO3 मिल गया। ठीक। तो ये जो प्रोसेस देख पा रहे हो, ये केमिकल प्रोसेस ना भी याद रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे ये इस चीज का नाम याद रखना पड़ेगा, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक। ये नाम, कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो नाम, एंड कितना डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है वो बात। ठीक। नेक्स्ट, अब हम लोग चले जाएंगे यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड, मतलब HNO3 का यूज क्या है भाई। तो यहां पे देखो, इट फाइंड एप्लीकेशन इन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद करो, जब मैं तुम लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा रहा था, ठीक, तो रेडॉक्स रिएक्शन, इसको रेडॉक्स क्यों कहते हैं, बेसिकली इसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होता है। तो रिडक्शन जिसके साथ जो रिड्यूस हो गया, ठीक, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, जो ऑक्सीडाइज हुआ है उसको मदद कर रहा है। तो यहां पे एजेंट के हिसाब से अगर पूछा जाए तो हम लोगों का हो जाएगा, जो रिड्यूस हो रहा है, जिसमें रिडक्शन दिख रहा है, वो एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो ऑक्सीडाइज हो गया और जो दूसरे को रिड्यूस होने पे मजबूर किया, वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक। तो यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ है इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ठीक है सर, समझ गए। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ कि रिड्यूस हुआ, हमेशा क्या होगा, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये खुद रिडक्शन शो करेगा। ठीक। अब नाइट्रेटिंग एजेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ TNT, जिसका फॉर्मूला तुम लोग से, मतलब फुल फॉर्म तुम लोग से पूछा जा सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राई नाइट्रोटोलुइन, जो एक्चुअली हम लोग एक्सप्लोसिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फिर और क्या बनाता है ये, इसके मदद से हम लोग बना सकते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, साथ में RDX, पिक्रिक एसिड और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक। तो इन सब का हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इन सब का प्रिपरेशन में हम लोगों को मदद करता है कौन सा एसिड, तो वो है HNO3, जिसको हम लोग नाइट्रिक एसिड कहते हैं, और जो खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इट शोज रिडक्शन इन इटसेल्फ। ठीक। उसके बाद हम लोग याद करो, अभी मैं तुम लोग को बताया था व्हाट इज एक्वारेजिया। ठीक है, तो एक्वारेजिया वही जहां पे हम लोग रेशियो में इस्तेमाल करते हैं 3:1, कौन कौन सा एसिड, HCl एंड HNO3, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, इन दोनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक्वारेजिया सॉल्यूशन बनाने के लिए। और इससे फिर हम लोग पिकल करते हैं कौन कौन सा मेटल, तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, जो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो RDX हम लोग बीच में पढ़ रहे थे, तो RDX का फुल फॉर्म कभी कभी हम लोग से पूछ लिया जाता है, तो हम लोग को याद रखना RDX का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, और इसको मतलब साइंटिफिकली हम लोग सायोनाइड भी कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। अब हमारा आज के क्लास का दूसरा टॉपिक, जो कॉमन एसिड्स को छोड़ के दूसरा टॉपिक था वाटर, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक। तो वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मतलब न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट तो नहीं बोल सकते हो हमारे बॉडी के लिए, लेकिन हमारे अंदर का जो न्यूट्रिशन है वो पॉसिबल ही हो पा रहा है ब्लड की वजह से। साथ ही जितना सारा भी प्रोसेसेस चल रहा है, सब में ब्लड का एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और ब्लड में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, वाटर ही। तो डायरेक्टली बोलो इनडायरेक्टली बोलो, वाटर हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा मुख्य रोल निभाता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं अब इसके बारे में हम लोग को क्या क्या सीखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, नेचुरल सोर्सेस क्या है वाटर का। तो नेचुरल सोर्सेस देखोगे, सी वाटर है, लेक वाटर है, रिवर वाटर है, स्प्रिंग वाटर है, वेल वाटर है एंड रेन वाटर है। ओके सर, तो जितना सारा नेचुरल सोर्सेस हम लोग सोच पाते हैं सभी नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर हो जाएंगे। इन वाटर वेपर, मतलब इन द वेपर स्टेट, वाटर अकर्स इन फॉर्म ऑफ क्लाउड, मिस्ट एंड फॉग। ठीक, तो वेपर स्टेट जो है उसको अगर हम लोग ड्राई करते हैं तो, सॉरी ड्राई बोलते हैं, कूल करते हैं तो जैसे गर्म हुआ, एवापोरेट हुआ और वो ऊपर उड़ गया, ठंडा हुआ, क्लाउड बन गया। ठीक, तो ठंडा होने से हम लोग वाटर वेपर का ही दूसरा फॉर्म देख पा रहे हैं, क्लाउड के फॉर्म में। फिर मिस्ट एंड फॉग, ये भी हमारे जो वाटर वेपर है वही एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है वो हम लोग को देखने मिल रहा है। और मिस्ट फॉग बेसिकली हम लोग को ठंडे में देखने को मिलेगा, जब सुबह सुबह उठ के देखोगे तो पूरा कुहासा है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो जो वाटर वेपर है टेम्परेचर के वजह से, मतलब जैसे टेम्परेचर लो हुआ और वाटर वेपर जो है वो थोड़ा डेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्लास 9-10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पे हम लोग टेम्परेचर का हिसाब से देखते हैं वाटर का जो स्टेट है, solid that is ice, liquid that is water and gas that is water vapor। वाटर वेपर जो है, अब इन सब में देखोगे जो सॉलिड है, सॉलिड बेसिकली ये तुम देखोगे तो ये इसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है ना वो बहुत कम रहता है। ठीक, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो काफी तेज है। ठीक है, क्लास में हूं, एक सेकेंड बच्चा बटी। तो यहाँ पे जो सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना, तो ये हो क्यों रहा है। जैसे ही हम लोग सॉलिड मतलब आइस, आइस में हम लोग क्या डालते हैं, जैसे ही हीट डालेंगे, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, मतलब हीट के वजह से जैसे हीट एब्सॉर्ब करेगा, अब इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो घट जाएगा। ठीक, इसके वजह से ये धीरे 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 आइस जो है वो अपना स्टेट बदल के लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में जाके वाटर में बदल जाएगा। और हीट देंगे तो ये बदल जाएगा किसमें, तो ये वाटर वेपर में बदल जाएगा। ठीक, और इसको जैसे ही कूल करेंगे तो ये बदल जाएगा वाटर में, और इसको कूल करेंगे तो ये बदल जाएगा आइस में। ठीक है, तो इतना सारा बातें हम लोग को याद रखना पड़ेगा। गेट लगा देना। तो उसके बाद अब यहाँ पे वाटर कवर्स अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ अर्थ सरफेस। तो अर्थ का जो सरफेस है उसमें 75% जो है अराउंड वो वाटर के द्वारा ही कवर्ड है। नियरली 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर, मतलब हमारा जो ह्यूमन वेट जो है उस 70% उसका कारण क्या है, तो पानी है। ठीक, मिल्क कंटेन्स अबाउट 80 to 85% ऑफ वाटर। तो अगर हम लोग दूध में बात करें तो दूध में भी 80 से 85% पानी ही रहता है। Among natural sources, sea water is mostly impure and rain water is mostly pure। ठीक, तो अगर हम लोग नेचुरल सोर्सेस के हिसाब से बात करें, ओके, नेचुरल सोर्सेस में हम लोग देख पा रहे थे सी वाटर, लेक वाटर, रिवर वाटर, स्प्रिंग वाटर, वेल वाटर, रेन वाटर, इन सब को देख पा रहे थे। अब इसमें हम लोगों से पूछा ये जाता है कि अगर हम लोग इन सब को नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल सोर्सेज को अगर कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे सबसे फ्रेश वाटर कौन सा होगा एंड सबसे इम्प्योर वाटर कौन सा होगा, मतलब सबसे प्योर वाटर कौन, सबसे इम्प्योर वाटर कौन। तो सबसे प्योर वाटर हमारा हो जाएगा जो रेन वाटर है। ठीक, क्यों, क्योंकि देखो वो
एकदम वाटर के फॉर्म में है, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे वो तालाब में हो, चाहे वो नदी में हो, अब वहां से वो एवोपोरेट करना चालू होगा। तो एवोपोरेट क्या कर रहा है, वो वाटर का मॉलिक्यूल ही, ठीक। अब उसमें तो कोई प्योरिटी है नहीं, वो धीरे 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 ऊपर उठेगा और क्लाउड के फॉर्म में चला जाएगा। तो वो जो क्लाउड बना, वो तो टेम्परेचर लो होने की वजह से बना, है ना। तो टेम्परेचर लो होने की वजह से बना क्लाउड। अब वो बना किस चीज का है, वो पूरा पूरी H2O मॉलिक्यूल का है। तो सिंपली ये एकदम ही प्योर फॉर्म ऑफ वाटर हम लोग को मिलता है कहां से, रेन से। और इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर कहां से मिलता है, तो ये मिलता है हम लोग को सी वाटर और मराइन वाटर, जो जिसको हम लोग टेस्ट के हिसाब से अगर कंसिडर करते हैं तो थोड़ा सॉल्टी होता है, ठीक। तो वो सॉल्टी का बहुत सारा कारण है, एंड उसी की वजह से हम लोग उसको इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर भी कहते हैं एज अ नेचुरल सोर्सेज में। नेक्स्ट, डिस्टिल वाटर इज द प्योरेस्ट अमंग ऑल टाइप ऑफ वाटर। तो अगर हम लोगों से ये बात किया जाए कि अगर हम लोग नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल एज वेल एज कुछ भी तरह तरह का चीज को अगर हम लोग वाटर को कंसिडर करते हैं, तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा होगा, तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है डिस्टिल्ड वाटर, जो हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं, मतलब उसको पूरा डिस्टिल्ड करके साफ करके निकालते हैं, वो होता है सबसे प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, और उसमें सिर्फ और सिर्फ H2O ही होता है। अब हम लोगों से यहां पे ये बोलेगा कि सबसे प्योर फॉर्म क्या था, तो ये था डिस्टिल्ड वाटर, ओके। अब डिस्टिल वाटर सबसे प्योर फॉर्म है, तो क्या हम लोग इसको मतलब ड्रिंक कर सकते हैं, क्या दिस इज ड्रिंकेबल, ड्रिंकेबल और नॉट, बताओ तुम लोग क्या सोच रहे हो। तो सर ड्रिंकेबल। प्योर वाटर है तो सर ड्रिंकेबल तो होगा। अच्छा, तो अगर हम लोग मैं बोलूं तुम लोगों को कि नहीं इसको ड्रिंक नहीं करना है, तो इसके पीछे तुम लोग क्या सोच पा रहे हो, सोच के बताओ। सर डिस्टिल्ड वाटर। देखो, डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, मतलब इसमें सिर्फ वाटर ही है। तो एक्चुअल में वाटर हमारे बॉडी में क्या करता है, मिनरल को ले जाता हाँ, है, ठीक। अब मिनरल्स। यहाँ पे प्योर फॉर्म ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, तो इसमें इट विल लैक मिनरल, ठीक। अब लैक करेगा मिनरल, तो क्या तुम्हारे शरीर के लिए वो सही है, क्या तुम्हारे शरीर के लिए वो सही है, नहीं। नो ठीक। सर। तो अब हम लोगों को ये बात याद रखना पड़ेगा। और वाटर से रिलेटेड और एक छोटा सा तथ्य तुम लोगों को बता देता हूं। देखो, ये देखना, कभी कभी होता है ऐसा है कि हम लोग दोपहर को खाना खाते हैं मस्त, ठीक। उसके बाद चाहे तुम पेट भर के खाओ चाहे आधा पेट खाओ, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद अगर पानी जो पीने का टाइम हो, तो पानी तो पीना ही पड़ेगा भाई, मिनरल चाहिए हम लोग को। अब मान लो आधा घंटा 45 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए, वो तुम लोग नहीं पिए उस दिन, तो उसके वजह से क्या चेंजेस हो सकता है उसी दिन में आने वाले समय में, क्या लगता है क्या चेंजेस होता है, बताओ। खाने के टाइम नहीं नहीं, खाने का टाइम नहीं, खाने के बाद। पता नहीं सर। देखो, बेसिकली ऐसा होगा कि जैसे दोपहर को खाना खाए और दोपहर को खाना खाने के बाद पानी पीना भूल गए, तो जिस दिन तुम पानी पी लोगे सही समय पे, और जिस दिन तुम नहीं पियोगे, दोनों दिन का तुम थोड़ा सा कंपेयर करना। तो जिस दिन तुम पानी पी लोगे ना, उस दिन मान लो तुम खाना खाए हो 1 डेढ़ बजे, और पानी पी लिए, पानी पीने के बाद लगभग 5 से 6 बजेगा, तो तुम्हें एकदम भूख लगेगा तगड़ा वाला। पर जिस दिन तुम पानी पीना भूल गए ना, उस दिन शाम को 6 बजे तक भी तुम्हें क्या दिखेगा, लगेगा कि अरे पेट तो अभी भी भरा पड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, और डकार भी आएगा, ठीक। तो ये हो क्यों रहा है, बेसिकली तो वहां पे जो पानी हम लोग डाल रहे हैं मिनरल के साथ वो जा रहा है, और मतलब पानी वहां पे बेसिकली डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा है, ठीक। अब तुम पानी नहीं डाले हो, तो वो जो खाना जो तुम डाले थे उसको डाइजेस्ट होने में काफी तकलीफ हो रहा है, जिसमें हेल्प तुम्हारा पानी करता, तो वो डाइजेस्ट ना होने की वजह से तुम्हें देर तक भी भूख नहीं लग सकता है। तो ये बेसिक हम लोगों को वाटर का एप्लीकेशन को भी याद रखना है। फिर अब प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर हम लोग देख लेते हैं, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो बेसिकली
बेसिकली देखोगे डेंसिटी जो है, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम कब होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक, उसके बाद hence minimum at 4 degree centigrade on cooling density of water increasing up to 4 degree centigrade followed by decreasing up to 0 degree centigrade। मतलब देखो, अब हम लोग वाटर को ऑन कूलिंग मतलब ठंडा कर रहे हैं। ठीक, तो ठंडा करने से ही 4 डिग्री से अगर कम में अगर हम लोग ठंडा कर रहे हैं और भी जैसे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो क्या होगा कि वाटर का जो डेंसिटी है ना वो थोड़ा 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 बढ़ेगा। ठीक, जैसे ही 0 डिग्री पे पहुंचेगा, फिर 0 डिग्री के बाद हम लोग उसको जैसे ही बढ़ाएंगे तो उसका डेंसिटी घट जाएगा। ठीक, तो यहां पे हम लोगों को 4 डिग्री से अगर इसको कूल करना चालू करेंगे तो डेंसिटी जो है विल इंक्रीज। ठीक, अब 0 डिग्री से इसको बढ़ाएंगे मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे 4 की तरफ ले जाएंगे, तब डेंसिटी मतलब हॉट हो रहा है ये थोड़ा सा, तब क्या होगा, डेंसिटी विल डिक्रीज। ठीक, ये बात याद रखना है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के हिसाब से इसे कहा जा रहा है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कहीं से भी ये नहीं होता है कि ये इंसुलेटर हो गया। ठीक, इंसुलेटर हो गया। तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर कंडक्टर एंड इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है सर, तो कंडक्टर जो होता है वो बेसिकली किसी चीज को जैसे हीट या इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर होता है जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह जाने से रोक दे। जैसे वायर, कंडक्टर के हिसाब से हो जाएगा कोई भी मेटल वायर, अगर हम लोग लेते हैं मेटल वायर, ठीक, तो उसमें कंडक्टिविटी है हीट का भी इलेक्ट्रिसिटी का भी, लेकिन उस मेटल वायर को दूसरे मेटल वायर से कनेक्ट करने से पहले बीच में हम लोग एक रबर दे दिए, रबर। ठीक, तो ये क्या है, ये है इंसुलेटर। ठीक, ये क्या करेगा, एकदम ही वो कंडक्टिविटी को रोक देगा। ठीक, बट बैड कंडक्टर मतलब होता है जो दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में बैड कंडक्टर, मतलब ये कंडक्ट भी करेगा बट एकदम स्पीड से नहीं, एकदम फ्लो से नहीं। ठीक, तो अगर हम लोग यहां पे प्योर वाटर एंड इम्प्योर वाटर की बात करें, तो प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर में कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो प्योर वाटर विल बी लेस कंडक्ट, मतलब ये बैड होगा, लेस कंडक्टिविटी शो करेगा, और कंपैरेटिवली इम्प्योर वाटर जो है ये मोर कंडक्टिविटी शो करेगा। ठीक, तो ये सब बातें याद रखना पड़ेगा। बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। हम लोग जैसे ही प्रेशर को डालेंगे वाटर का सरफेस पे, ठीक, तो जैसे प्रेशर पड़ेगा ना तो बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, इट इज 100, ये 100 से ऊपर चला जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री, ये इससे नीचे चला जाएगा। ठीक, तो इतनी बात आई गेस तुम लोग समझ गए हो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें उसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करके देख रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड।
हाँ, तो अब हम लोग नया स्लाइड शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। किसका प्रॉपर्टी? तो वाटर का। ठीक, अब यहाँ देखो, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक, तो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर चीज जो है वो घुल जाता है। ठीक, वाटर इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड एंड कैन डिसॉल्व ऑल आयनिक कंपाउंड्स। तो ये कैसा है? ये है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब इसमें पोलैरिटी भी दिखती है। जो H2O है, इसको हम लोग देखेंगे तो H प्लस आयन में भी टूटेगा और OH आयन में भी टूट जाएगा। और साथ में हम लोग अगर इसका कोवेलेंट बॉन्ड के हिसाब से देखते हैं तो O, इधर H और इधर H करके ये जुड़ा हुआ है। इसी वजह से जितने सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं लाइक NaCl, ठीक है, और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स है जैसे NH3, HCl, ये सब वाटर में क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। वाटर कैन ऑल्सो डिसॉल्व नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड सच एज एल्कोहल, सुगर, etc। और साथ में एक तो हम लोग देख लिए कि ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ये पोलर कोवेलेंट दोनों ही टाइप का कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व होने देगा। एज वेल एज ये जो है नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड को भी, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड को भी ये अपने में डिसॉल्व करने देता है। ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड एग्जांपल अगर हम लोग से पूछा जाए तो याद रखना है अल्कोहल एंड सुगर, मतलब कार्बोहाइड्रेट, etc। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग समझेंगे वाटर का एक अनोखा प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग देखेंगे हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक, तो हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर बेसिकली होता किसके प्रेजेंस, मतलब कोई भी चीज, देखो वाटर तो वाटर है भाई, अब इसमें बाहर से कुछ मिला देंगे तो ही ना ये हार्ड हो जाएगा या सॉफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे बाहर से इसमें मिल क्या रहा है। वाटर विच डज नॉट लेदर और फॉर्म विथ ऑर्डिनरी सोप इज कॉल्ड हार्ड वाटर। ठीक है, तो ये लाइन हम लोग को ध्यान में रखना है। हार्ड वाटर हम लोग कहेंगे किसको? तो हम लोग हार्ड वाटर उसको कहते हैं जो पानी नॉर्मल साबुन से झाग ना निकाले, वो हार्ड वाटर है। ठीक, इट कंटेन्स डिसॉल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम and sometimes iron salts, that is bicarbonate, sulfate and chloride। ठीक है, मतलब कैसा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर तुम कैल्शियम क्लोराइड, ऐसा ऐसा करके कुछ कुछ इसमें रहता है, जिसके वजह से ये जो वाटर है इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है और हम लोग इसको हार्ड वाटर कहते हैं। ठीक, water which leathers easily with ordinary soap is called soft water। तो जो पानी इजीली, जो साबुन होता है उसमें अगर अपना फोम दिखा दे, झाग दिखा दे, उसको हम लोग सॉफ्ट वाटर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब देखो, कंटेन्स बाइकार्बोनेट ऑफ CaMg एंड Fe, मतलब आयरन का बाइकार्बोनेट, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट जो कंडक्ट करता है, उसको हम लोग बेसिकली हटा के कैसे उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय boiling hard water when bicarbonate, that is HCO3 of Ca2 plus or Mg2 plus are decomposed to form insoluble carbonates of Ca2 plus and Mg2 plus, which are removed by filtration and water is rendered soft। मतलब क्या हो रहा है बेसिकली? तो यहाँ पे जो देख पा रहे हो CaHCO3, ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक, तो इसको हम लोग हीट किए, कब तक हीट किए? जब तक ये बॉयल ना हो जाए। ठीक है, हीट किए, बॉयल किए, और फिर जैसे हम लोग हीट करते हैं तो अब जो कार्बोनेट्स है वो पड़ा रह जाएगा। देखो, बाई कार्बोनेट से बाई हट जाएगा और कार्बोनेट, देखो H जहां लगा हुआ रहेगा उसको हम लोग बाई कार्बोनेट कहते हैं, और जहां पे H नहीं रहता है उसको हम लोग कार्बोनेट कहेंगे CO3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो H नहीं है तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट एरो दिखाया जा रहा है नीचे की तरफ,
ठीक, तो जैसे नीचे की तरफ एरो दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है कि हम लोग जैसे ही वो पानी को नीचे से फ्लेम देके गर्म किए, ठीक, तो ये जो कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, वो नीचे में जम जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग पानी को डाल देंगे टिश्यू पेपर के मदद से, इसको छांक लेंगे और छांक के हम लोग दूसरे कंटेनर में रख लेंगे जो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर रहेगा, मतलब हार्ड, इसका हार्डनेस हम लोग ने हटा दिया। ठीक है, इसको सॉफ्ट वाटर में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट एक होता है क्लार्क्स मेथड, जिसके द्वारा हम लोग हार्डनेस हटा सकते हैं। किसका मतलब, हार्डनेस, हार्ड वाटर को कन्वर्ट कर सकते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में। ठीक, क्या कर रहे हैं क्लार्क्स मेथड में, इन दिस मेथड स्लेक लाइन that is CaOH whole 2 is added to temporary hard water when Ca2 plus और Mg2 plus are removed as insoluble compound। मतलब देखो फिर से लिए हम लोग कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक, इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिसको हम लोग स्लेक लाइन कह रहे हैं, स्लेक लाइन के साथ रिएक्ट किए। अब इसमें जो है फिर CaCO3 जो है वो प्रेसिपिटेट होकर बैठ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और हम लोग को मिल जाएगा क्या, वाटर। ठीक, जिसको हम लोग कहेंगे सॉफ्ट वाटर। ओके, नेक्स्ट अब यहां देखो क्या बताया जा रहा है। ये सब जो था इससे पहले जो हम लोग ये दो स्लाइड देखे, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि टेम्पररी हार्डनेस कैसे निकाला जा सकता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं परमानेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट करें। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि परमानेंट हार्ड वाटर कंटेन क्या करता है। इट कंटेन्स क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। परमानेंट हार्ड वाटर, सॉरी, हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय, कैसे, लाइम सोडा प्रोसेस, परम्यूटेड प्रोसेस, आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस, कैल्गन प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस। ठीक, तो यहां पे कुछ प्रोसेसेस का नाम दिया गया, जैसे हम लोग यहां पे देखे थे क्लार्क्स मेथड, ये जहां पे हम लोग कैल्शियम बाइकार्बोनेट को स्लेक लाइन से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर में कन्वर्ट कर दिए थे, वो था क्लार्क मेथड। उसके बाद परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने के लिए हम लोग कुछ कुछ मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिनका नाम है यहाँ पे लाइम सोडा प्रोसेस, परम्यूटेड प्रोसेस, आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस, कैल्गन प्रोसेस एंड जियोलाइट प्रोसेस। तो यहाँ पे जनरली इन सब का डिटेलिंग में हम लोग को नहीं जानना है, हम लोगों को जानना क्या है कि इन सब प्रोसेस का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं। तो हम लोग बेसिकली इन सब का इस्तेमाल करते हैं टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर परमानेंटली। ओके, तो हम लोग रिमूव करने के लिए परमानेंटली इसको इस्तेमाल करते हैं इन सब प्रोसेस को। ऑर्डिनरी सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक फैटी एसिड। एग्जाम्पल सोडियम पैल्मिटेट, सोडियम स्टीयरेट, दे प्रोड्यूस ओनली विथ सॉफ्ट वाटर। तो बेसिकली हम लोगों से ये भी पूछा जाता है कि जो ऑर्डिनरी सोप होते हैं जो हम लोग अपने बदन पे लगाते हैं, वो बेसिकली किस किस चीज से बने होते हैं। तो ये होते हैं बेसिकली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, जो ऑर्गेनिक फैटी एसिड के साथ बनते हैं। क्या क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम स्टीयरेट, ये सब। तो ये जैसे ही सॉफ्ट वाटर के साथ मिलेंगे और अपना फोम निकाल देंगे। डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो डिटर्जेंट क्या है, तो डिटर्जेंट है सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, जो होता है उसका सोडियम सॉल्ट का लंबा सा चेन है डिटर्जेंट्स। दे प्रोड्यूस लेथर विथ बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। एंड इसी के वजह से चाहे हार्ड वाटर हो या सॉफ्ट वाटर हो, डिटर्जेंट जो है वो अपना काम बखूबी करता है, एंड वो जो जितना झाग चाहिए वो निकाल के हम लोगों को देता है। नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या, कैवेंडिश प्रूव्ड दैट वाटर इज अ कंपाउंड एंड लेवोइजर शोड दैट वाटर इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के द्वारा इन दोनों से मिल के बना हुआ है वाटर, ऐसा वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया? तो लेवोइजर के द्वारा दिया गया। और वाटर इज अ कंपाउंड, ये वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया? तो ये कैवेंडिश के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों बातें अलग अलग रूप से पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। पोटेशियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर मोस्ट विगरसली। ठीक, तो पोटेशियम जो है, जिसका साइंटिफिक फॉर्मूला है के, ये जैसे इसको कोल्ड वाटर के संपर्क में लाओगे ना तो आग लग जाएगा, फायर। ठीक, तो इसको बहुत संभाल के रखा जाता है केरोसिन वगैरह में। उसके बाद दूसरा जो है ये पूछा जाता है, पहला तो पोटेशियम है, तो दूसरा कौन है? तो दूसरा है सोडियम, Na, जिसको ऐसे हाथ में रखोगे ना तो जलने लग जाएगा, इसीलिए उसको भी केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, Mg reacts with hot water and steam, Zn and Fe reacts with steam, not with cold and hot water। तो यहाँ पे हम लोग से ये पूछा जाता है कि H2O मॉलिक्यूल के हिसाब से मैग्नीशियम जो है वो किसके साथ होता है? ये हॉट वाटर या स्टीम के साथ हो जाएगा रिएक्ट। ठीक है, जिंक एंड आयरन किसके साथ होगा? ये रिएक्ट करता है सिर्फ स्टीम के साथ, मतलब वो जो गर्म जो वाष्प है उसके साथ, नॉट विथ कोल्ड वाटर एंड कोल्ड वाटर। तो हम लोग से हॉट एंड कोल्ड वाटर, तो हम लोग से यहाँ पे पूछा जाता है कि मैग्नीशियम जो है वो वाटर, मतलब हॉट वाटर एंड स्टीम जो भाप है उससे भी रिएक्ट कर जाता है, बट वो कौन सा मेटल है जो रिएक्ट नहीं करता है स्टीम से, या जो सिर्फ रिएक्ट करता है स्टीम से और नहीं करता है चाहे वो कोल्ड वाटर हो चाहे वो हॉट वाटर हो? तो यहां पे हो जाएगा हमारा आंसर आयरन एंड जिंक। क्लोरीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीच ओनली इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक, तो क्लोरीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों ही ब्लीच कब करेगा? तो इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ही ये ब्लीच करेगा, ये भी याद रखना है। बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस आर रिमूव्ड बाय एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे तो हम लोग टेम्पररी एज वेल एज परमानेंट ये दोनों ही हार्डनेस ऑफ वाटर को कन्वर्ट कर सकते हैं सॉफ्टनेस ऑफ वाटर। ठीक, नेक्स्ट, अब परम्यूटेट इज एन आर्टिफिशियल जियोलाइट, इट इज केमिकली सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो हम लोगों को यहां से पूछा जाता है कि जो आर्टिफिशियल जियोलाइट क्या है, जरूरत नहीं है, नाम के तौर पे तुम लोग से पूछा जाएगा कि आर्टिफिशियल जियोलाइट जो है जिसको हम लोग परम्यूटेट कहते हैं, एक्चुअल में उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो हम लोग को याद रखना सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। कैल्गन इज केमिकली सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो हम लोगों से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ विच एलिमेंट या फिर विच कंपाउंड या विच मिक्सचर, जो भी वहां पे सुटेबल रहे, तो हम लोग को याद रखना है कैल्गन। Sulfur, phosphorus and iodine are not soluble in water but dissolve in carbon disulfide, carbon tetrachloride, ether and benzene etc। तो सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन ये तीनों जो चीज है ना ये पानी में मिक्स नहीं करते, तो नहीं करते। हम लोग देखें कि जो पानी जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो इसमें सब कुछ मिल जाता है। तो सल्फर, फास्फोरस, आयरन अगर इसमें नहीं मिलते हैं तो ये आखिरी मिलते किसमें? तो ये मिलेंगे कार्बन डाइसल्फाइड में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ईथर में, बेंजीन में, इन सब चीजों में ये डिसॉल्व होते हैं। ठीक, अब डिग्री ऑफ हार्डनेस के हिसाब से हम लोगों से पूछा जाए तो हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीपीएम, मतलब पार्ट्स पर मिलियन। क्या चीज पार्ट्स पर मिलियन? तो हम लोग देखे थे वो जो भी सॉल्ट वगैरह इस्तेमाल किया जा रहा था हार्डनेस ऑफ वाटर को बनाए रखने में, उस चीज का पार्ट जो है 1 मिलियन में कितना है वो हम लोग पीपीएम से समझाते हैं। ओके, अब सॉफ्ट वाटर हम लोग बोलेंगे किसको? जिसमें हार्डनेस जो है वो 0 to 5 ppm।
मतलब जो भी कंपाउंड वहां उस वाटर में है वो अगर 0 से 5 के बीच में है, 0 से 5 पार्ट्स पर मिलियन अगर है, तो ये क्या होगा, सॉफ्ट वाटर कंसिडर कहलाएगा। और हार्डनेस अगर ज्यादा रहा, मोर देन 33 ppm, तो हम लोग उसको हार्ड वाटर कहेंगे। उसके बाद अब यहां पे देख रहे हो आप लोग, मैं हाथ से कुछ लिख के रखा हूं जिसमें हम लोग टेस्ट फॉर वाटर देख रहे हैं। टेस्ट फॉर वाटर मतलब हम लोग वाटर कैसे देखेंगे। तो जैसे ही एनहाइड्रस व्हाइट कॉपर सल्फेट, ठीक, ये है एनहाइड्रस व्हाइट कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस मतलब जहां से तुम वाटर एकदम निकाल लो, ठीक। अब उसमें हम लोग जैसे ही वाटर डाले, ठीक, तो वो व्हाइट कलर का था ना, तो वो ब्लू कलर में बदल जाएगा और उसका फॉर्मूला हो जाएगा CuSO4 इंटू 5H2। ठीक, तो ये कलर जो चेंज हो रहा है ना, एनहाइड्रस CuSO4, अब मान लो कि एनहाइड्रस CuSO4 तुम्हारे पास है, उसमें आके एक लिक्विड मिला दी, अब वो जैसे ही व्हाइट से वो ब्लू हुआ तो हम लोग समझेंगे अच्छा पानी मिला दी, ठीक। अब दूसरा देखो, एन एनहाइड्रस ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड टर्न्स पिंक व्हेन वाटर इज एडेड। तो ये भी एनहाइड्रस है, इसमें भी पानी की कमी है। क्या है इसका नाम, कोबाल्ट क्लोराइड, जिसका कलर है ब्लू। इसमें हम लोग वाटर मिलाएं तो ये बन गया पिंक कलर, ठीक है। तो ये बन गया पिंक, अरे तो ये बन गया पिंक कलर, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला बदल के क्या हो गया, COCl2.6H2। अब यहाँ पे जैसे ही ब्लू कलर से पिंक कलर में ये कन्वर्ट हो रहा है, तो हम लोग समझे अच्छा इसमें जो केमिकल मिला है या फिर जो भी लिक्विड मिला है वो वाटर ही था। तो हम लोग यहाँ पे वाटर को भी टेस्ट करने के लिए, मान लो हाथ में तुम्हारा कोई लिक्विड है और तुम लिक्विड लेके बैठे हुए हो, समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, तो अगर मेरे पास एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है या एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड है, तो हम लोग उसमें वाटर डालेंगे, वो व्हाइट कलर अगर ब्लू हो गया, मतलब जो कॉपर सल्फेट था, तो हम लोग समझेंगे अच्छा ये लिक्विड वाटर ही है। या फिर वो जो ब्लू कलर का जो कोबाल्ट क्लोराइड था वो अगर पिंक हो गया, तो भी हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये वाटर ही था। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैं बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर किया, जिसमें हम लोग सीखे कॉमन एसिड्स के बारे में, HCl, H2SO4, HNO3, उन सब का कॉमन यूजेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जा सकता है, प्रॉपर्टीज क्या है, एज वेल एज वाटर, जिसमें हम लोग वाटर का सोर्सेज देखे, कौन सा इम्प्योर फॉर्म है सबसे ज्यादा, कौन सा प्योर फॉर्म है सबसे ज्यादा, ये सब बातें हम लोग सीखे। परमानेंट हार्डनेस, सॉफ्टनेस ऑफ वाटर, ये सब क्यों होता है, इन सब को रिमूव कैसे किया जा सकता है, ये सभी बातें मैं आज आपको इस क्लास के माध्यम से समझाने में आई गेस सक्षम हो सका हूं। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।